हेलो एस्पारेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 8 मार्च की न्यूज़ से। देखते क्या क्या है इसमें। तो आपने होमवर्क तो किया रहेगा। अभी हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं इसमें। तो हर एक इश्यू के बाद एक एक या दो एमसीक्यू अगर यूपीएससी ने पूछा है तो वो तो हम करेंगे ही। अगर नहीं पूछा है तो मतलब मेरी तरफ से रहेगा तो एमसीक्यू वो आपको होमवर्क के लिए रहेगा, ठीक है। आपको वो सॉल्व करना ही करना है। इसका आंसर्स नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, आपको ही फाइंड करना है। तो चलिए 8 मार्च की न्यूज़ से देखते हैं हम क्या क्या है। तो तीन इश्यूज है। बजटरी डिपेंडेंस ऑन सीपीएससी, ये क्या होते हैं? सीपीएससी मतलब क्या, इसमें क्या क्या क्लासिफिकेशन कैसा है, किसके बेसिस पे किया जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी किसकी होती है, वो सब देखेंगे हम। फिर नीड फॉर बैलेंस क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन। तो अभी क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा चर्चे में चल रही है। अभी इसको रेगुलेट करने की बात चल रही है। अभी कितना रेगुलेट करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग है ये। फिर आता है स्पेस डेब्रिज। स्पेस डेब्रिज मतलब क्या, हम पृथ्वी पर तो कचरा कर ही रहे हैं, ठीक है, पर अभी स्पेस भी नहीं छोड़ा हमने, तो स्पेस में भी कचरे वाले को बोलते हैं हम स्पेस डेब्रिज। चलिए एक एक इशू करते हैं हम स्टार्टिंग। सीपीएससी। सीपीएससी मतलब क्या, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। नाम में ये सेंट्रल पब्लिक मतलब किसका रहेगा, सेंट्रल का रहेगा, मतलब इन द सेंस पब्लिक सेक्टर का रहेगा ये। अभी इसमें न्यूज में क्या था, तो इन्होंने जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर शिफ्ट किया है उनका, और वो अभी बजटरी सपोर्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे रादर देन इन्वेस्टमेंट पे। मतलब वो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा पैसा नहीं उठाएंगे, पर वो बजटरी सपोर्ट से ज्यादा उठाएंगे। अभी ऐसा क्यों, क्या बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। अभी देखो, पहले तो हम देखते हैं कि सीपीएससी होते क्या है। तो ये कंपनी होती है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर दूसरे पीएस सीपीएससी का होल्ड जो रहता है एटलीस्ट 51%, मतलब ज्यादा से ज्यादा मिनिमम तभी 51% तो रहना चाहिए। मतलब मेजर स्टेक होल्डर कौन रहेगा इसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब इन द सेंस गवर्नमेंट का रहता है। अब इसको रेगुलेट कौन करता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो उनका पूरा परफॉर्मेंस देखता है, फाइनेंस देखता है, पॉलिसीज क्या क्या है अलग अलग मिनिस्ट्रीज के, तो वो सब रेगुलेशंस इसके अंडर आते हैं। अभी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो इसका, ये एस्टेब्लिश किया गया था पोस्ट इंडिपेंडेंस। अभी इसका मकसद क्या था, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, सोशलिस्ट मॉडल के अंडर था ये। मतलब जब हम आज़ाद हुए थे तब की बात है। फिर 1991 की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए तो वहां पर कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया, फिर कंपटीशन हो गया और एफिशिएंसी पर फोकस किया गया। अभी सिग्निफिकेंस क्या रहा इसका, इंपॉर्टेंस क्या रहा, तो एक्चुअली इसका देखा जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ में काफ़ी बड़ा योगदान है इसमें। इवन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का में भी, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन हो गया, इंडस्ट्रियल भी एक्सपांशन हो गया। देखा जाए तो विन विन सिचुएशन है। अभी देखो क्लासिफिकेशन जो है वो तीन बेसिस पे किया है इन्होंने। मतलब किसके बेसिस पे करेंगे ये अभी क्लासिफिकेशन, इधर नहीं दिया है ना, ठीक है। तो हम देखते हैं अभी एक एक करके। पहला आता है महारत्न। महारत्न मतलब क्या, अच्छा नीचे से जाएंगे, चलो पहले मिनी रत्न से देखते हैं। सबसे पहले बहुत बड़ा नहीं देखने की जरूरत, छोटा से देखते हैं। तो मिनी रत्न स्कीम ये क्या किया गया था, ये इंट्रोड्यूस की गई थी 1997 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो पब्लिक सेक्टर है वो ज़्यादा एफिशिएंट रहे, कॉम्पिटिटिव रहे और ऑटोनॉमी एनहांस करे खुद की, प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हो जाए। अभी इसमें भी इन्होंने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तीन है कि दो है, दो है मेरे हिसाब से, हाँ दो ही है। मिनी रत्न कैटेगरी वन, मिनी रत्न कैटेगरी टू। अभी इसमें कैसा है, तो प्रॉफिट के बेसिस पे किया है इन्होंने। जो प्रॉफिट लास्ट 3 साल कंटिन्यूसली एटलीस्ट प्री टैक्स प्रॉफिट जो है उसका 30 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है, एटलीस्ट 1 और 3 ईयर्स, मतलब 3 साल में से एक, कोई भी एक साल में अगर 30 करोड़ से भी ज्यादा प्रॉफिट होता है और पॉजिटिव नेटवर्थ है, तो वो एलिजिबल कहलाता है ग्रांट मिनी रत्न वन स्टेटस का। ठीक है, जैसे कि इसमें अभी कैटेगरी वन में कौन कौन आता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, ये दो आते हैं, मतलब और बहुत सारे। फिर मिनी रत्न कैटेगरी टू, इसमें क्या है, तो लास्ट 3 साल का कंटिन्यूसली उन्होंने एटलीस्ट पॉजिटिव नेटवर्थ होना चाहिए, एटलीस्ट, मतलब ऐसा नहीं कि नेगेटिव में जा रहे लॉस में जा रहे, एटलीस्ट पॉजिटिव, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव रहना चाहिए। मिनी रत्न सीपीएसई शुड हैव नॉट बीन डिफॉल्टेड इन द रिपेमेंट ऑफ लोन्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑफ एनी लोन्स ड्यू टू द गवर्नमेंट। अभी आपकी कंपनी है, आपने लोन वगैरह उठाया रहेगा, अगर आप इंटरेस्ट ही पेमेंट नहीं कर पा रहे हो या फिर लोन ही नहीं रीपे कर पा रहे हो, तो पॉजिटिव तो कहाँ आएगा ना। तो एटलीस्ट ये तो बेसिक क्राइटेरिया होना चाहिए कि उन्होंने डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए जो भी लोन्स वगैरह जो है वो, ठीक है। मिनी रत्न सीपीएसई शल नॉट डिपेंड ऑन बजटरी सपोर्ट और गवर्नमेंट गारंटीज। तो देखो, मिनी रत्न का ही बोला गया है कि भाई आप बजटरी सपोर्ट मतलब गवर्नमेंट की गारंटी पे मत रहो, आपका खुद का खुद प्रॉफिट बनाओ। तो इधर ही सवाल उठने लग गए कि अभी बजटरी सपोर्ट के ऊपर ज्यादा गए, मतलब टैक्स पेयर मनी के ऊपर अभी ये फोकस करने वाले, तो इसके वजह से थोड़ा सा चर्चा चल रही है अभी। अभी उसके बाद आता है रत्न, नवरत्न। नवरत्न भी इंट्रोड्यूस किया गया था 1997 में, ताकि आइडेंटिफाई करे जो सीपीएससी जो एंजॉय कर रहे कंपैरेटिव एडवांटेज
और रिस्पेक्टिव सेक्टर्स में, मतलब उनको सपोर्ट करना और बूस्ट करना उनके लिए। मिनीरत्न कैटेगरी 1 में आते हैं अभी, और एंड शेड्यूल ए सीपीएससी विच हैव ऑब्टेन्ड एक्सीलेंट और वेरी गुड रेटिंग। अभी देखो, अभी नवरत्न किसको घोषित करेंगे, जिसका मिनी रत्न कैटेगरी 1 में आते हैं वो, और शेड्यूल ए सीपीएससी के, जहां पर उनको कैटेगरी मतलब उनको एक रेटिंग दिया जाता है एक्सीलेंट या फिर वेरी गुड, तब वो रिकॉग्नाइज किया जाता है। और 3 ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स, मतलब पिछले 5 साल में एटलीस्ट 3 साल जो है, वो कंपोजिट स्कोर उनका 60 या फिर अबव, 6 सिलेक्टेड परफॉर्मेंस पैरामीटर, 6 पैरामीटर के हिसाब से इनका 60 से ज़्यादा स्कोर होना चाहिए। अब इसमें क्या आता है, भेल आता है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, HAL आता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। फिर आता है महारत्न, इसके भी ऊपर वाला है। अभी अभी जिसके पास, अभी क्राइटेरिया क्या है महारत्न का, अभी पहले तो देखते हैं हम, ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2010 में, ताकि और एम्पावर कर सके मेगा सीपीएससी को, और एक्सपांड कर सकते हैं, और ऑपरेशंस उनके ग्लोबल जायंट्स के ऊपर, मतलब बहुत बड़े स्केल पर करना पड़ेगा आपको इसका। तो पहली बात तो इनको मिनिमम क्राइटेरिया क्या है इसको एलिजिबल होने का कैटेगरी में, तो नवरत्न स्टेटस होना चाहिए। और जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में मिनिमम प्रिस्क्राइब जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है सेबी के रेगुलेशंस के हिसाब से उनका होना चाहिए, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहिए। फिर एवरेज एनुअल टर्नओवर इनका मोर देन 25,000 करोड़ होना चाहिए। टर्नओवर की बात करें, प्रॉफिट की नहीं। टर्नओवर मतलब क्या, कितना आप ट्रेड वगैरह कर पा रहे हो। 25,000 करोड़ पिछले लास्ट 3 साल में होना चाहिए। फिर एनुअल नेटवर्थ जो है 15,000 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। एनुअल एनुअल नेट प्रॉफिट जो है आफ्टर टैक्स 5,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। और इसके पास सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्रेजेंस होनी चाहिए इंटरनेशनल ऑपरेशंस की। अब इसमें क्या क्या आता है, भेल आता है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आता है, कोल इंडिया लिमिटेड आता है, गेल आता है, ठीक है। उम्मीद है आपको एक आइडिया लग गया रहेगा इसमें। अभी एक क्वेश्चन है, आई गेस मैंने डिज़ाइन किया है, तो आप ये ट्राई करिएगा। तो आप एलिमिनेशन थ्रू कर सकते हो, इजी, इतना डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन। अभी हम देखते हैं सेकंड इशू, नीड फॉर बैलेंस क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन। अभी ये न्यूज़ में क्यों है, तो यूएसए ने एम्ब्रेस किया है क्रिप्टो एसेट्स को, ताकि स्ट्रेंथन हो सके उनकी ग्लोबल फाइनेंस में। वियतनाम भी इस पर काम कर रहा है रेगुलेशंस बनाने के लिए, ईयू भी ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। पर इंडिया अभी भी हम डिस्कशन पेपर पर ही चल रहे हैं, मतलब अभी तक हमारा ज़्यादा गतिविधि नहीं चल रही है। अभी क्रिप्टो करेंसी होता क्या है, क्या लगता है आपको, ये क्या कॉइन मिलते हैं क्या आपको, बिटकॉइन वगैरह आपको पता रहेगा, तो ये कॉइन्स मिलते हैं क्या, नहीं, ये है डिजिटल करेंसी। डिजिटल मतलब क्या, आप जैसा ऑनलाइन ट्रेड करते हो वैसे ही ऑनलाइन एक करेंसी रहती है ये, इसको बोला जाता है वर्चुअल करेंसी या फिर डिजिटल करेंसी, जो क्रिप्ट किया गया रहता है। क्रिप्ट मतलब क्या है, एक इनकोड किया गया रहता है। और ये डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज मतलब क्या, कोई रेगुलेट नहीं करता, मतलब कोई कंट्रोल नहीं करता इस पर। जैसे अभी आरबीआई जैसे हमारा ट्रांजेक्शन देखती है, तो पैन कार्ड वगैरह लिंक्ड रहता है, तो उनको बस पता चलता है कि भाई आपका ट्रांजेक्शन कितना हुआ है। अगर आप ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हो और आपका टैक्स नहीं भर रहा है, आपके पीछे आ जाएगी इनकम टैक्स फिर, ठीक है। तो तो ये हो गया डिसेंट्रलाइज्ड। फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्चुअल करेंसी है, दूसरा है डिसेंट्रलाइज्ड, और एक पब्लिक डिजिटल लेजर रहता है। मतलब क्या, एक ब्लॉकचेन रहता है। ब्लॉकचेन का भी कंसेप्ट बताता हूँ मैं। अभी ये एक ब्लॉकचेन है, ठीक है, ये ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है। मान के चलिए आपके पास एक बिटकॉइन था, ठीक है। अभी की वैल्यू बताओ, मुझे बताओ एक बिटकॉइन की वैल्यू कितनी है अभी, ऑलमोस्ट 83 करोड़ के आसपास है कुछ, तो देखना पड़ेगा अभी। एक बिटकॉइन की वैल्यू है ये, समझो, मान के चलो आप यहाँ पर हो। और आपको क्या लगता है, नॉर्मल कंप्यूटर पे होगा क्या ये बिटकॉइन वगैरह ट्रेड करना? कम से कम मेरे हिसाब से 5-6 कंप्यूटर लगेंगे, तब जाके ये माइनिंग करना पड़ता है, ठीक है। माइनिंग करके मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ते हैं, और फिर आगे जाके इसके ऊपर ये बिटकॉइंस मतलब ढूंढने रहते हैं। और इसकी लिमिटेड क्वांटिटी, इसलिए इसका जो रेट है वो बढ़ते रहता है। चलो ठीक है, वो बात छोड़ दीजिए। आपके पास एक बिटकॉइन है, आपने बोला कि मुझे ट्रेड करना है, तो आपने ट्रेड किया, मान के चलो ये आदमी से, ठीक है। आपको पता नहीं ये आदमी कौन है, ठीक है। इवन आपको पता नहीं आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे, मतलब आपको कुछ आइडिया नहीं है कि क्या चल रहा है नीचे। बस ये थोड़ा सा एक ब्लॉकचेन में डिकोड किया जाएगा एकदम सीक्रेटली, और आगे जाके ये फर्दर किया जाता है कि भाई आप किसको लेना है तो वो ले सकते हैं, बस इतना ही दिखता है इनको। बाकी इसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, इसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, ये बैंक की तरह नहीं है, ठीक है। तो वैसी बात है ये, तो एकदम सीक्रेसीली होता है। तो यही प्रॉब्लम आता है, इधर इधर ही प्रॉब्लम आता है कि भाई आप इतना सीक्रेटली पैसों का ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कोई रेगुलेटिंग बॉडी नहीं है। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आता है पता है, ट्रांसपेरेंसी पर इश्यू उठते हैं, सिक्योरिटी पर क्वेश्चन उठते हैं। अभी समझो, मान के चलिए टेररिस्ट रहा,
तो फिर क्या करोगे? बड़े बड़े हथियार का ट्रेड कर रहा है, इनको अभी ट्रांजेक्शन करना है, तो बिटकॉइन की तो ट्रांजेक्शन कर सकते ही है। तो ऐसी बात है, ठीक है। और मैनिपुलेट करना भी डिफिकल्ट हो जाता है फिर। बस वही है, वेरीफाई ऐड ट्रांजेक्शन, ग्लोबल नेटवर्क कंप्यूटर्स रहता है, वो वेरीफाई करते हैं और ट्रांजेक्शन ऐड करते रहते हैं ये एक ब्लॉकचेन में। ठीक है, इसको बोला जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब एग्जांपल के तौर पर बिटकॉइन, इथेरियम, बहुत सारे लिटकॉइन है, डोजेकॉइन है। डोजेकॉइन तो इसके बाद में आ गया था, वो डॉग के बाद ही आया था, डॉगे कॉइन। चलो, ठीक है, आगे देखते हैं। अभी रेगुलेशन, अभी मैंने जैसे बताया, रेगुलेट करने के लिए कोई तो है नहीं, तो अभी ग्लोबल रेगुलेशंस क्या करें? जनरली देखा है तो मोस्टली अनरेगुलेटेड ही क्रिप्टो करेंसी का फंक्शन आउटसाइड ट्रेडिशनल गवर्नमेंट कंट्रोल के बाहर ही जाता है। स्विट्जरलैंड क्रिप्टो फ्रेंडली किया गया है, पॉलिसीज विद स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और ब्लॉकचेन इनोवेशन की तरह। मतलब स्विट्जरलैंड के पास बहुत सारा पैसा है वैसे, और सबसे हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग मेरे हिसाब से यहाँ पर, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबसे हाईएस्ट है एज कम्पेयर टू दुबई से भी ज़्यादा इधर महंगा है। मतलब समझ सकते हो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर बात की जाए, मतलब इसमें 10-15 लाख लगेंगे आपको महीने का खर्चा इधर, इंडियन रुपीस की करेंसी में बात की जाए तो। चलो ठीक है। क्रिप्टो फ्रेंडली पॉलिसीज बनाई है इन्होंने, और फिर एल सल्वाडोर जो है फर्स्ट कंट्री जो है वो अडॉप्ट किया बिटकॉइन एज ए लीगल टेंडर, मतलब लीगली उसको मान्यता दी गई कि भाई आप लीगली कर सकते हो। एल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर कहाँ पर मुझे बताना, मैप में, मैप देखिएगा। इंडिया के रेगुलेशन कुछ है क्या? ऐसा कुछ स्पेसिफिकली बैन तो नहीं किया, पर अनरेगुलेटेड है। कोई क्लियर लीगल फ्रेमवर्क नहीं है गवर्निंग क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन। टैक्सेशन लगा दिया है, 30% टैक्स लगाया गया है क्रिप्टो इनकम पर, और 1% टीडीएस कटेगा आपका ट्रांजेक्शन पर। 2022 की बात कही है। और अभी तक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं आया, ग्लोबल डिस्कशन चल रहा है अभी क्रिप्टो गवर्नेंस पर। ये यूपीएससी का 2020 का क्वेश्चन है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, बेसिक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन की। अभी हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, चलो। यूपीएससी पीआई को डिस्कस करेंगे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, तभी काफ़ी ज़्यादा चर्चे में चल रहा था ये एक पब्लिक लेजर है। अच्छा ठीक है, पहले पढ़ लेते। इट इज़ अ पब्लिक लेजर दैट एवरी वन कैन इंस्पेक्ट बट विच नो सिंगल यूजर कंट्रोल्स। अभी सभी लोग इंस्पेक्ट कर सकते, कोई कोई सिंगल यूजर कंट्रोल नहीं कर सकता, पहला स्टेटमेंट है। द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ ब्लॉकचेन इज सच दैट ऑल द डाटा इन इट आर अबाउट क्रिप्टो करेंसी ओनली। तो ये बोल रहे कि बस क्रिप्टो करेंसी में है, ये सेकंड स्टेटमेंट। तीसरा, एप्लीकेशन दैट डिपेंड ऑन बेसिक फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप विदाउट एनीबडीज परमिशन। मतलब जो एप्लीकेशन से बेसिक फीचर है ब्लॉकचेन के, वो डेवलप किए जा सकते हैं बिना किसी परमिशन के। तो क्या लगता है आपको? पहले आप खुद से ट्राई करिएगा, फिर हम डिस्कशन करेंगे। तो आपके पास एक 5-10 सेकंड है, लगा तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हो पॉज करके। तो ठीक है, आंसर क्या रहेगा? पहले आप देखो, सीधा आंसर भी जम नहीं करना है 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये ऑप्शन देखने से पहले आपको, देखो थोड़ा थोड़ा ट्रिक्स इधर ही बता देता हूँ। आपको सीधा ऑप्शन देखना ही नहीं है, ये ऑप्शन का मतलब ये क्लोज ही करना है, इधर देखना ही नहीं है, बहुत रेयरली देखना है। हाँ, अगर कोई स्टेटमेंट आपको लग रहा है कि बहुत ही गलत है, तब जाके ऑप्शन देखना है, उसके पहले नहीं देखना है। अगर आपको कुछ आइडिया नहीं, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, हमारे पास 3 स्टेटमेंट से काफ़ी फ्रीडम है हमारे पास। तो मेरे हिसाब से मैं पहला मेरा जाएगा सेकंड स्टेटमेंट पर, कि भाई जो डिज़ाइन और ब्लॉकचेन है वो बस क्रिप्टो करेंसी में रहेगा क्या? अब भी हमने देखा कि इथेरियम है, बिटकॉइन है, मतलब बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी ही रहेगा क्या? दूसरे भी करेंसीज रह सकते हैं। मतलब क्रिप्टो करेंसी ही नहीं है, बाकी भी है। तो सेकंड तो गलत है, तो सेकंड का है मतलब बी और सी तो उड़ गए। 1 और 3, मतलब 1 तो है, 1 देखने की भी जरूरत नहीं है। अभी 3 पर डिपेंड देखते हैं। एप्लीकेशन दैट डिपेंड ऑन बेसिक फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप विदाउट एनी बडीज परमिशन। तो यही तो बात है इसकी, जो एप्लीकेशन से बिना किसी परमिशन के आप बना सकते हो। तो आंसर क्या हो गया? डी। ठीक है, तो ऐसा सॉल्व करते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है अभी अभी इस पर से आपको, अभी क्रिस्पर कैस 9 बेले टू एक्सपेरिमेंट, ये थोड़ा सा करंट अफेयर्स का पार्ट है, पर करेक्टली मैच कौन से मुझे बताना, पर आपको आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, अभी हम आते हैं स्पेस डेब्रिस पर। ये देखो कचरा, हमने पृथ्वी के, ये पृथ्वी है, इसके बाहर इतना कचरा है, पर छोटा छोटा है, इतना भी बड़ा नहीं है, आपको दिखेगा नहीं वो, बहुत रेयरली दिखेगा। अभी डेफिनेशन क्या है, यूएन कोपोस ने बोला है, स्पेस डेब्री रेफर्स टू, अभी थोड़ा सा ये इसके जैसा है, क्या बोलते हैं, चतुर की तरह, और नॉन फंक्शनल मैन मेड ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्बिट और री एंटरिंग द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अभी जो फंक्शन नहीं करने वाले सैटेलाइट्स है, रॉकेट स्टेजेस आ गए, अभी दूसरे अभी ऊपर जाते हैं और छोड़ देते हैं ना, कि फ्यूल वगैरह उनका, आपको लगता रहेगा रॉकेट इतना बड़ा रहता है, पर वो जो ऊपर का जो टिप रहता है ना, उसको ही बस आगे पहुंचाना रहता है, बाकी जो ये नीचे का जो दिख रहा है ना आपको उतना बड़ा, वो बस फ्यूल रहता है। तो जो अलग अलग रॉकेट स्टेजेस रहते हैं, किसी चीज़ का 3 रॉकेट स्टेज रहते हैं, 4 रॉकेट स्टेजेस रहते हैं, हर एक स्टेज पर वो खुलते जाता है, आपने देखा रहेगा। मे भी आपने देखा रहेगा तो नहीं है, पर आप देख सकते हो। तो अलग अलग रॉकेट स्टेजेस में ये खुलते रहता है। इवन एक्सप्लोजन होता है, कोलिजन होता है, अभी ये सब आपस में टकरा के और टुकड़े हो जाते हैं, इसको बोला जाता है क्रिस्टल सिंड्रोम, हम देखेंगे आगे।
तो ये होता है स्पेस डेब्रिस। अभी ओरिजिन की बात की जाए तो ऑर्बिट ब्रेकअप्स होता है, एक्सप्लोजन होते हैं, कभी कभी कोलिजन होता है, सैटेलाइट्स रॉकेट्स का पड़ जाते हैं। नासा का एस्टिमेट कितना है अभी? 23,000 डेब्रिस पीसेस है, बेसबॉल साइज के इतने बड़े, मार्बल साइज के इतने से 5 लाख है, और 100 मिलियन से ज्यादा एक एमएम से भी कम में है। मतलब इतना ज्यादा कचरा कर दिया है हमने ऊपर जाके भी। अभी डिस्ट्रक्शन कैसे होता है डेब्रिस का? तो एक तो होता है कि भाई ऊपर से है ना नीचे आते, आपने देखा रहेगा कि एकदम ऐसा चमकीला दिख जाता है वो, जब गिरते रहते, मीटेराइट की तरह। पर वो अंदर री एंट्री जब करते हैं तो ऑक्सीजन की वजह से वो जल जाते हैं। तो जो एटमॉस्फेरिक ड्रैग से वो, जैसे डेब्रिस आते हैं अंदर तो बर्न होते री एंट्री के इसमें। फिर सोलर एक्टिविटी का इम्पैक्ट भी रहता है, मतलब ज़्यादातर जो एक्सपांड होता है एटमॉस्फेयर, उससे जो डेब्रिस नीचे आते हैं लोअर ऑर्बिट में, तो सोलर एक्टिविटी से भी वो जल जाते हैं। अभी रिस्क क्या है? नाम नॉर्मल है, लार्ज एवरेज वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हमारे सैटेलाइट्स को। 1 सेंटीमीटर फ्रैगमेंट कैन डिसेबल स्पेसक्राफ्ट। अगर 1 सेंटीमीटर इतना भी अगर रहा ना, तो ऊपर उसकी जो स्पीड रहती है ना बहुत ज्यादा रहती है। आप मान के चलिए अगर सुई को लाइट के स्पीड से भी फेंक दिया ना, तो हमारी अर्थ डिस्ट्रॉय हो सकती है, तो समझ सकते हो इतना डेंजर है। तो 1 सेंटीमीटर तो बात ही छोड़ दो। री एंट्री मोस्टली बर्न्स अप, केसलर सिंड्रोम जैसे मैंने बताया चेन रिएक्शन की तरह होता है। अभी एक आपको इसके बारे में बताता हूँ। और ये किधर गया? चलो, ये डेबरी है, ठीक है, ये एकदम स्पीड से आई, समझो ये इधर दूसरी डेबरी इधर का टकराई, इसके टुकड़े हो गए, इसके भी टुकड़े हो गए, तो ये टुकड़े हो गए, 4 टुकड़े हो गए। अभी ये 4 टुकड़े आगे जाएंगे और दूसरे को टकरा के और टूटते जाएंगे, मतलब चेन रिएक्शन चालू हो गया। जहां पर डेब्रिस का कोलिजन होता है और ऑर्बिट्स अनयूजेबल हो जाता है, फिर डिफिकल्ट हो जाता है। तो वही था ये केसलर सिंड्रोम, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आई गेस क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये। चलिए, अभी इंटरनेशनल रेगुलेशन है क्या कुछ इसके रिगार्डिंग? तो आउटर स्पेस ट्रीटी है 1967 की, जहां पर बोला गया कि जो नेशन है रिस्पॉन्सिबल है स्पेस एक्टिविटीज के लिए, पर कोई इन्फोर्स ही नहीं करता। मतलब स्पेस है, सभी का है, मतलब सभी का नहीं है, समझ रहे हो? लायबिलिटी कन्वेंशन है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी है कि डैमेजेस होना चाहिए, पर ऐसा कोई इन्फोर्समेंट भी नहीं है। यूएन डी ऑर्बिटिंग गाइडलाइंस भी है, सैटेलाइट शुड बी डी ऑर्बिट विद इन 25 साल में, मतलब फिर से डी ऑर्बिट करना चाहिए, मतलब ऑर्बिट से बाहर निकालना देना चाहिए, पर हार्डली कोई मानता है। अभी डेब्रिस रिमूवल इनिशिएटिव कुछ लिए है क्या? अभी हमें कचरा निकालना है तो ग्लोबल लेवल पे अगर देखा जाए तो क्लियर स्पेस वन है, रिमूव डेब्रिस है, ईएसए का है। फिर ओसाम वन है नासा का। इंडिया का क्या है? डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन है। नेत्र है, ट्रैकिंग एंड एनालिसिस नेटवर्क। अभी एक सिंपल क्वेश्चन है, आप कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की। चलिए फिर, उम्मीद है आपको एक आइडिया लग गया रहेगा। मिलते हैं। जय हिंद।